हम देखें कि दो आवेशों के मध्य जो बल है वह बल का मान F बराबर Q1 गुणा Q2 बटे R की घात 2 होता है। यहां पर एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक रहता है K, जिसके बारे में बताया गया। इस K का मान दो बातों पर निर्भर करता है कि दोनों आवेश जो है किस माध्यम में है और उनका मापन जो है वह कौन सी पद्धति में हम कर रहे हैं। अभी इसके पहले बताया गया था वह था कि दोनों आवेश जब वायु में या निर्वात में है, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य माध्यम जो है वायु है या निर्वात है, उस स्थिति में अब हमको इसी नियम को देखना है जब उन आवेशों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य हो, तब SI पद्धति में क्या हो जाएगा इसका मान और CGS पद्धति में क्या होगा, इसको हमको पढ़ना है। SI पद्धति में फिर इस सूत्र के में हम K का मान बताएंगे। वायु या निर्वात के अतिरिक्त जब अन्य माध्यम है तब K का मान बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ये इस मान को सूत्र F बराबर K Q1 Q2 बटे R की घात 2 में रखने पर F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। बल है, मात्रक लगेगा इसमें, कौन सी पद्धति में है ये SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, न्यूटन। ये हो गया, ये कौन सा सूत्र हो गया, यह सूत्र हो गया दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र उस स्थिति में जब हम उन आवेशों के बल का मापन SI पद्धति में कर रहे हैं और वे आवेश जो है ऐसे माध्यम में है जहां पर कि उनके बीच में वायु या निर्वात नहीं है, बल्कि उनके बीच में K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है। तब उस स्थिति में इस परावैद्युतांक का मान जो है वह हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये अलग से K है, स्मॉल k। संकेतन अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। एक अर्थ नहीं समझना है इसको कि ये और ये K एक ही है, ऐसा नहीं है। ये परावैद्युतांक है और ये क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। CGS पद्धति में क्या होगा, तो CGS पद्धति में K का मान बराबर 1/K डेस ले सकते हैं। अगर CGS पद्धति है उस स्थिति में CGS पद्धति में हम मापन कर रहे हैं तब बल का मान F बराबर हो जाएगा 1/K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। मात्रक लगाना पड़ेगा इसमें हमको। इस K का मान हम यहाँ पर रखे हैं इस सूत्र में, इस जगह पर। तो ये 1/K डैश Q1 Q2 R स्क्वायर। हम जब टॉपिक को एक साथ लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर लिखने के
संकेतन को जो है एक प्रकार से लेना है, ठीक है। तो इस जगह पर भी के डैश ले लेते हैं, ये ऐसे, तब इससे क्या है, हमको पढ़ने समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी, है ना। ये के डैश जो है ये, अब यहां पर मात्रक क्या लगेगा, बल का मात्रक क्या लगेगा, ऐसा ही पद्धति में तो न्यूटन ले लिए, मात्रक क्यों लिए, क्योंकि ये है। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, अब इसका मात्रक डाइन, है ना। यही है दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान, जिसे कि वैज्ञानिक कूलाम ने बताया। इसके बाद एकांक आवेश कूलाम के नियम से ऐसा ही पद्धति में देखते हैं। कूलाम के नियम से ऐसा ही पद्धति में, अब उस ऐसा ही पद्धति में क्या, दो आवेश के बीच में लगने वाले बल का मान कितना बताया गया था अभी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R की घात 2 R स्क्वायर, हाँ न्यूटन। ये जो राशि यहां पर लिखी हुई है, ये इसका मान हो जाता है, होता है 9 गुना 10 की घात 9। उस स्थिति में F बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 R की घात 2। इस सूत्र में यदि यह मान लिया जाए कि दोनों आवेशों का मान अर्थात परिमाण समान है, Q1 का मान भी Q है माना, और Q2 का मान भी Q, वे दोनों आवेश एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच में लगने वाले बल का जो मान है 9 गुना 10 की घात 9। हमको यहां पर थोड़ा परिभाषित भी करना पड़ जाएगा, क्या ये 9 गुना 10 की घात 9 क्या है या R क्या है, इस टाइप से। तो इनको हम इस पद्धति में अगर हम मापते हैं, ऐसा ही पद्धति के अनुसार परिभाषित करते हैं, तो यदि Q1 का मान Q कूलम, Q2 का मान Q कूलम, R बराबर 1 मीटर, अर्थात उनके बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर, तथा उनके बीच में लगने वाले बल का मान 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन है, तब
समीकरण f बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना q1 गुना q2 बटे r की घात 2 में इन मान को रखने पर नौ गुना 10 की घात 9 बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना q बटे 1 की घात 2 मान रख दिया गया है। यहां पर ये मान और ये मान आपस में कट गए, तब क्या आएगा, q की घात 2 बराबर 1, या ऐसा कहें q बराबर धन या ऋण 1। q क्या है यहां पर, आवेश। उस आवेश का मान कितना आया, 1। अतः हम इस आवेश को क्या आवेश कह सकते हैं, इकाई आवेश अर्थात एकांक आवेश। इसको परिभाषित करना रहेगा तो कैसे परिभाषित करेंगे, इसको परिभाषित करने के लिए हम बताएंगे कि समान परिमाण वाले दो आवेश यदि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और अगर वे एक दूसरे को 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसे आवेश को क्या कहा जाएगा, एकांक आवेश या इकाई आवेश। समझ गए, यह तो था SI पद्धति में। और यहां पर जो आवेश है, इस आवेश का मात्रक हम लेंगे। तो इस आवेश का मात्रक, जैसे यहां पर हम अभी मात्रक लिखे नहीं है, इस जगह पे लिखे, यहां पर लिखे, तो इस आवेश के मात्रक को क्या मात्रक लेंगे, नाम दिए, तो इस मात्रक का नाम आ गया कूलाम। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम। यदि आपको एक कूलाम को परिभाषित करना है, एक कूलाम को परिभाषित करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे, एक कूलाम आवेश का वह मान है जो इकाई दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यदि वे दोनों आवेश सजाती हैं तो। ठीक, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। हाँ, अब इसके बाद की टॉपिक आ जाएगी CGS पद्धति में मान जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है। अभी हम बताए थे SI पद्धति में मान ज्ञात करना, जब आवेशों के बीच में क्या है, कोई माध्यम है। हमको एकांक आवेश परिभाषित करना है
सीजीएस पद्धति में परिभाषित करना है, उस स्थिति में परिभाषित करना है जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है। ऐसी स्थिति में सूत्र जो बताया गया था वह सूत्र क्या था? F इक्वल टू 1/K। Q1 Q2 R की घात 2। इस पद्धति में परिभाषित करने के लिए फिर हम इन राशियों का मान रखेंगे कि यदि Q1 का मान और Q2 का मान जो है बराबर है, Q मान लिया, R का मान 1 सेंटीमीटर, K का मान एक मात्रक रखे हैं, मान करके रख रहे हैं इन राशियों को, तथा उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान 1 डाइन। तब इन सब मान को Q1 Q2 का मान, R का मान, K का मान, F का मान समीकरण F बराबर K Q1 Q2 बटे R की घात 2 में रखने पर आ जाएगा 1 बराबर 1 गुणा Q बटे 1 की घात 2, या Q की घात 2 बराबर 1, या Q बराबर धन या ऋण 1। यहां पर धन और ऋण संकेतन से मतलब है कि सजातीय आवेश है, अगर आवेश दो प्रकार का बताया गया था, धन आवेश और ऋण आवेश, उसी के संदर्भ में है। तब इस पद्धति में एकांक आवेश यदि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होकर के होने पर उनके बीच में वे एक दूसरे को एक डाइन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऐसे आवेश को कहेंगे हम एकांक आवेश। आवेश के इस मात्रक को छोटा मात्रक, कूलाम से छोटा मात्रक है, ये पद्धति छोटी है ना, तो आवेश के इस मात्रक को हम कहेंगे स्थायित्व कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा ये एसआई पद्धति में पहले बताया गया। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम और सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हो गया? स्थायित्व कूलाम। मान या दोनों में संबंध कि 1 कूलाम आवेश का मान जो है वह
कितने स्थित कूलाम के बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश का मान, एक कूलाम बराबर एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्थित कूलाम। यह था एकांक आवेश। यहां पर कूलाम के नियम में एक बात आया, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। उस अनुक्रमानुपातिक नियतांक को बताया गया था, वह क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। वह क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक किसे कहेंगे? हम तो सिर्फ संकेतन पढ़े हैं अभी पूर्व में, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो सूत्र पढ़े वहां पर के पढ़े ना, वही के के बारे में। वह के क्या है अब, परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहेंगे? मान लो दो आवेश हैं, माना दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। दोनों आवेश एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित हैं, अर्थात उन आवेशों के बीच की दूरी जो है कितनी है, R मीटर। और वे दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले में माध्यम में रखे हुए हैं। यदि हम यह माने कि वह स्थिति जब आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं है, और दूसरी स्थिति जब के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, तो पहली स्थिति के अनुसार उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? उस स्थिति में उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे R की घात 2। समीकरण नंबर 1। दूसरा, जब परावैद्युत माध्यम है तब उस स्थिति में लगने वाले बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये समीकरण नंबर 2। दूसरी स्थिति में जो बल लग रहा है उस बल को F डैश संकेत ले लेते हैं। ये दो व्यंजक आ गया, दो सूत्र, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और दूसरा F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर
अपॉन एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये इस सूत्र में जो समान राशियां हैं वो गणितीय संक्रिया के अनुसार कट जाएगा, तो इसका मान आएगा कि ये क्या है, शुरू में बताया परावैद्युतांक। अब हमको इसको परिभाषित करना है, तो इसको परिभाषित करने के लिए अभी इसी सूत्र के आधार पर जो अंतिम निष्कर्ष निकला है उसके अनुसार हम परिभाषित कर लेंगे परावैद्युतांक को। इसमें किसी माध्यम का परावैद्युतांक के वायु या निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेश निश्चित दूरी पर स्थित हों तथा उस माध्यम में निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का अनुपात है। क्या कहेंगे? किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का अनुपात कहलाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक का मान, उस मान हमेशा 1 से अधिक होता है। K का मान 1 से अधिक होता है। धातु है यदि पदार्थ तो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। ठीक। आगे की टॉपिक में बढ़ने के पहले अभी तक के जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार संक्षिप्त रूप में समझ लो। विद्युत के बारे में बताया गया था। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ में आने पर उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। यह ऊर्जा घर्षण के कारण उत्पन्न हुई, अतः इसे घर्षण विद्युत कहा गया। यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा जो है उसको दूसरे पदार्थ में प्रवाहित होने न दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? धारा विद्युत, प्रवाहित होने न दिया जाए तो वो स्थिर विद्युत में आएगा, और यदि उसको प्रवाहित होने दिया जाए तो वो धारा विद्युत के अंतर्गत आएगा। विद्युत की उत्पत्ति जो है वो घर्षण के कारण जब हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं किसी पदार्थ में विद्युतीय गुणधर्म आ गया, मतलब वह पदार्थ क्या हो गया? चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। विद्युतीय गुण आने का मतलब उसमें क्या आना? आवेश का आना।
और यह बताया गया है कि आवेश जो है वो एक निकाय का आवेश, कुल आवेश का मान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। समान आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण होगा। आवेश समान रहें या विपरीत रहें, अगर एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो उस बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कोई आवेश है, इस आवेश का प्रभाव जहां तक के मापा जा सके, जहां तक के उसके प्रभाव को क्या किया जा सके? मापा जा सके, या ऐसा कहें कि आवेश के प्रभाव, आवेश का प्रभाव जो होता है वही उसका प्रभाव क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो हमको अब क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जहां तक के उसका प्रभाव रहता है, वह भाग कहलाता है विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो ये बिंदु है, यहां बिंदु शब्द से तात्पर्य यह एक स्थान है। यहां पर कोई पदार्थ है, वह पदार्थ Q आवेश से आवेशित है, उसका प्रभाव चारों ओर इन सभी तरफ जो है। तो ये चारों ओर का क्षेत्र जो है क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में इसके प्रभाव का जो माप करेंगे, उस माप को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द से क्या तात्पर्य है? कि विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का जो प्रभाव है, आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कितना प्रभाव है उसका, उस प्रभाव की जो माप है वही माप क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसो कैसे मापते हैं? तो इसका मापन जो है उस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जब आता है तो उस आवेश पर जो बल लगता है, उस लगने वाले बल के मान से किया जाता है। अगर धन आवेशित वस्तु है तो धन आवेशित वस्तु के कारण जो क्षेत्र होगा वो धनात्मक विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ऋण आवेशित वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है, एकांक आवेश, उस आवेश पर जितना बल लगेगा वह बल कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव की माप के लिए जिस आवेश को लेते हैं वह आवेश इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या इस विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है उस आवेश के मान से कम मान वाला होता है, अधिक मान का नहीं होता। अर्थात छोटा आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश कहा जाता है उसे, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र से अधिक मान वाला, इस आवेश से अधिक मान वाला दूसरा आवेश लिए कि परीक्षण के लिए, तो वह दूसरा आवेश जिसको कि हम परीक्षण के लिए लिए हैं यहां पर, वह दूसरा आवेश अपना प्रभाव दर्शाने लगेगा। इस कारण से पूर्व वाले आवेश का प्रभाव मापा नहीं जा सकता। अतः जो दूसरा आवेश है जिसे हम परीक्षण आवेश कह रहे हैं, वह परीक्षण आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है जिसके कारण पूरा आवेश है विद्युत क्षेत्र है, उसके मान से कम रहता है। यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित
यदि धन Q आवेश वाला विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश लिए Q 0, तब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा इस आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, अर्थात F बटे Q0। यह क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यदि हम Q0 परीक्षण आवेश को इकाई ले लें, तब E का मान किसके बराबर हुआ? E का मान उस इकाई आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर हुआ, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के, एकांक आवेश के उस मान के बराबर होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले उस बल के मान के बराबर होता है, आवेश के मान के बराबर नहीं, आवेश पर लगने वाले बल के मान के बराबर होता है, जो एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है? लग रहा है। तो इसको सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर से किधर होगी? तो इसकी दिशा जो है लगने वाले बल की दिशा में होगी। लगने वाले बल की दिशा से तात्पर्य क्या है? लगने वाले बल की दिशा से तात्पर्य यह है कि बल का प्रभाव किस प्रकार से है? परीक्षण का धन आवेश है, ये आवेश धन Q आवेश जो है, धन Q आवेश जो है उस पर क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। यह भी धन आवेश, यह भी धन आवेश, तो दोनों कैसे हो गए? एक समान। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रतिकर्षण बाहर की ओर गया ना, ठीक है, ये चीज। इसके बाद टॉपिक आ जाएगा विद्युत क्षेत्र में इसकी तीव्रता का मात्रक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित तो कर लिए, ये अभी जो परिभाषित किया गया उसको हम सूत्र के रूप में ऐसा लिखेंगे, धन Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल का मान बटे परीक्षण आवेश का मान का अनुपात जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। मात्रक, किसका मात्रक निकालना है हमको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर, बिल्कुल सरलतम रूप में हल करते जाए आप, मात्रक का जो है मान पता आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जैसे विद्युत क्षेत्र तो इसका मान बराबर ये, तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश ऐसा सूत्र बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल
बटे परीक्षण आवेश का मान। तो मात्रक निकालने के लिए भी हमको इसी रूप में हल करें, अर्थात मुख्य लाइन तीव्रता का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। क्या होता है बल का मात्रक? कक्षा 11 में पढ़े हो, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, और आवेश का मात्रक कूलाम। ऐसा ही पद्धति में हम उसी पद्धति में चलते हैं लेके, तो यहां पर हो गया न्यूटन कूलाम। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसा ही पद्धति में तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया, ये ऐसा ही पद्धति में था। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन और आवेश का मात्रक स्थैतिक कूलाम। हो गया दोनों पद्धतियों में मात्रक। इसके बाद विमीय सूत्र, विमीय सूत्र यह बल है और यह एक आवेश है, अर्थात यहां हम इस संकेतन को नहीं लिए, सामान्य संकेतन बल का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये हो गया बल का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा धारा और समय। इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा एम एल टी की घात ऋण 3 ए की घात ऋण 1। यह आ गया विमीय सूत्र एम एल टी की घात -3 ए की घात -1। यह है विमीय सूत्र। ठीक, धन्यवाद।